to start with chapter number 4, human settlements, geography, class 12th. अब ह्यूमन सेटलमेंट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इफ़ आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस होल चैप्टर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ ऐसे कंसेप्ट इसमें हैं विच आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. आप रूरल सेटलमेंट्स पढ़ेंगे, फिर आगे आपके उसके पास टाइप्स हों, तो इट इज़ अ चैप्टर दैट होल्ड्स अ गुड इनफ वैल्यू. नाउ अगेन, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट कुछ टॉपिक सेग्रीगेटेड हैं. यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, राइट. उनको मर्ज नहीं कर देना है. यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन देम, क्योंकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन से मोल्ड हो गया जाता है तो कई बार समझ नहीं आते. अदरवाइज दिस चैप्टर इज प्रीटी सिंपल. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इटसेल्फ. चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स. स्टार्टिंग में हमारे पास, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास दे रखा है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन क्लस्टर्स ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप वेयर ह्यूमन बीइंग्स लिव. ह्यूमन सेटलमेंट आपकी लेमैन लैंग्वेज में क्या है, जहां पर लोग रह रहे हैं उसको आप ह्यूमन सेटलमेंट कह दे रहे हो. कि क्लस्टर है किसी ड्वेलिंग्स का, ड्वेलिंग इज द प्लेस यू लिव. इफ अ क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स एग्जिस्ट, किसी भी टाइप की, किसी भी साइज की, जहां पर लोग रह रहे हैं, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट. फॉर दिस पर्पस पीपल में इरेक्ट हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर्स एंड कमांड सम एरिया ऑफ टेरिटरी एज देयर इकोनॉमिक सपोर्ट बेस. अब जब ह्यूमन सेटलमेंट लोग बनाएंगे तो वो अपने घर बनाएंगे, वो इरेक्ट करेंगे अपने हाउसेज, घर जैसे दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. एक कमांड, they will command over a certain amount of area, और उस एरिया को वो अपने इकोनॉमिक सपोर्ट बेस मानकर चलेंगे. Thus, the process of settlement inherently involves grouping of people and appropriating of territory as a resource base. सिंपल सी बात, वो क्या कह रहा है, वो सिंपल सी बात इतनी कह रहा है कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स है. इट्स नॉट लाइक कि आप कहीं पर गए, आप रहने लग गए तो यू विल जस्ट लिव इन सर्टन एरिया. उसने ये भी कहा है कि मान लेते हैं दिस इज द अमाउंट ऑफ एरिया जहाँ पर हमारे ड्वेलिंग्स हैं या स्ट्रक्चर्स बन गए हैं. इसके अलावा जो टेरिटरी हम अपनी कमांड में ले रहे हैं एज आर इकोनॉमिक सपोर्ट बेस, चाहे मैं वहाँ पर एग्रीकल्चर कर रही हूँ, चाहे मैं वहाँ से अपने प्रोड्यूस कर रही हूँ, चाहे मैं वहाँ पे अपने एनिमल्स लेके जा रही हूँ, चाहे मैं ग्रेजिंग करा रही हूँ, चाहे मैं कुछ कर रही हूँ, बट दिस इज द प्लेस वेयर आई एम लिविंग एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ टेरिटरी जो मैंने अपना कमांड सपोर्ट, जो मैंने अपना इकोनॉमिक सपोर्ट बेस बना लिया एंड कमांडिंग ओवर दैट एरिया. Thus, the process of settlement inherently involves grouping of people and apportioning of territory as the resource base. लोग जब ग्रुप में बनाकर सेटलमेंट बना रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टेरिटरी को अपना रिसोर्स बेस बनाकर चल रहे हैं, दैट इज योर ह्यूमन सेटलमेंट. एंड ह्यूमन सेटलमेंट जब आप करोगे तब आप at the most basic level, grouping of people will always be there and a particular territory as a resource base will always be there. Settlements vary in size. different sizes की होती हैं, different types की होती हैं. they range from a hamlet to a metropolitan cities. hamlet क्या होता है, देखिए, हैमलेट, विल स्टडी इट इन दिस ओन चैप्टर. रूरल सेटलमेंट जब हम पढ़ेंगे तब हम उसका सब पार्ट पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप मान सकते हो कि मान लेते हैं ऐसे कोई 3-4 घर हैं, देर आर 3-4 हाउसेस, वो तीनों मिलकर रहने लग गए हैं, उन्होंने अपनी एक ट्राइब बना ली है एंड दिस कैन बी रेफर टू एज हैमलेट. ऐसे कहीं बहुत दूर कोई ऐसे हाउसेस हैं, पाला पानी बना लिया है उन्होंने, दैट इज द जनरल नेम. अगर आपको भी समझ नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, टू स्टडी दिस इन दिस ओन चैप्टर. From hamlet to metropolitan cities, with size, the economic character and the social structure of the settlement changes. देखिए, जैसे जैसे साइज के साथ साथ इकोनॉमिक कैरेक्टर भी चेंज कर जाएगा, सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज करा जाएगा, इकोलॉजी भी चेंज कर जाएगी, टेक्नोलॉजी भी चेंज कर जाएगी. अगर मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पर एग्जांपल दूं, तो अगर हम बात करें अर्बन सेटलमेंट की और रूरल सेटलमेंट की, तो जैसे जैसे उसका साइज चेंज हो रहा है, देखो रूरल सेटलमेंट में आप क्या देखोगे कि द सोशल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, द पीपल आर मोर सोशली कनेक्टेड टू ईच अदर. गाँव में ये भी पता है कि पड़ोस में जो बच्चा रह रहा है वो कौन सी स्कूल में जा रहा है, वो कौन सी क्लास में जा रहा है. वेयर एज इफ यू कम टू द अर्बन एरिया, वेयर एज यू कम टू द मेट्रोपोलियन सिटीज, आपके सामने कौन रह रहा है आपको ये भी नहीं पता. तो द सोशल स्ट्रक्चर चेंजेस, द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंजेस. अगर आप देखोगे तो इफ यू टॉकिंग अबाउट रूरल सेटलमेंट, तो मेन उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहाँ पे एग्रीकल्चर चल रही है. अर्बन में आपको सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज देखने को मिलेगी. The economic character and the social structure of settlements changes and so do its ecology and technology. साथ साथ ecology भी change कर रही है, टेक्नोलॉजी भी change कर रही है. settlement could be small and sparsely spaced. ऐसा भी हो सकता है कि settlement बहुत छोटी है, sparsely spaced, spacing कम है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो large है और closely spaced है. देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो सेटलमेंट है वो बहुत छोटी है, स्पेस बहुत कम कर रही है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत लार्ज है और बहुत लार्ज आपने सेटलमेंट बना लिया और जो आपके घर हैं वो बड़े क्लोजली स्पेस्ड है. The sparsely located small settlements.
स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स, उनको हम विलेजेस कह रहे हैं, जो स्पेशलाइज कर रही है एग्रीकल्चर में या दूसरी प्राइमरी एक्टिविटीज में. ऑन द अदर हैंड देयर आर फ्यूअर बट लार्जर सेटलमेंट्स व्हिच आर टर्म्ड एज अर्बन सेटलमेंट्स. अर्बन सेटलमेंट्स बहुत कम है. देखिए ग्लोबली बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में अर्बन सेटलमेंट्स बहुत कम है, बट जितनी भी है बहुत बड़ी है, लार्जर सेटलमेंट्स है. स्पेशलाइज किस में कर रही है अर्बन सेटलमेंट? सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में. बेसिक डिफरेंस की अगर आप बात करो तो बेसिक डिफरेंस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स के बीच में? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट? रूरल सेटलमेंट्स डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट, लाइफ का जो उनका सपोर्ट है, जो उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी बेसिक नीड्स को सपोर्ट कर रहा है, उनको जो बेसिक इकोनॉमिक नीड्स हैं वो कहाँ से आ रही है? लैंड से आ रही है. लैंड पे बेस्ड जो प्राइमरी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं वहां से आ रही है. अर्बन सेटलमेंट्स में इतने प्राइमरी एक्टिविटीज के टूवर्ड्स टिल्ट नहीं होता है. वो कहाँ पर है? वो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज पर डिपेंड कर रहे हैं. वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हैं, वो फिनिश गुड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि उनका इकोनॉमिक सपोर्ट बेस क्या है, उनकी बेसिक इकोनॉमिक नीड्स क्या है, उनको लाइफ को सपोर्ट कौन कर रहा है? रूरल सेटलमेंट में प्राइमरी एक्टिविटीज सपोर्ट कर रही है. सोर्स ऑफ इनकम रूरल एरियाज में प्राइमरी एक्टिविटीज को मेजरली माना जा सकता है, और अगर आप अर्बन एरियाज की बात करो तो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज. उसके बाद क्या बात की गई? सिटीज क्या है? नोड्स की तरह एक्ट करती है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हैं? देखिए मान लेते हैं ये कोई एक नोड है, ये कोई एक नोड है, दिस इज वन सिटी, दिस इज अनदर सिटी. अब ये सिटी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस को कनेक्ट कर रही है. अब देखो ये विलेजेस जो हैं इनकी भी तो नीड्स हैं. विलेज में भी एसी तो वहां पर भी लग रहा है, वहां पर भी नीड्स है, गीजर की तो वहां पर भी जरूरत है. तो दिस इज एक्टिंग एज अ नोडल पॉइंट विच इज कनेक्टेड टू मल्टीपल अदर एरियाज, और वो उनको सपोर्ट कर रही है. क्या? क्योंकि वहां से फैक्टर सर्विसेज आ रही है, यहाँ से आपकी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है. तो दिस इज एक्टिंग एज अ नोडल पॉइंट, और वो बाकी एरियाज को सपोर्ट कर रही है. Cities acts as the node of economic growth, provides goods and services not only to the urban dwellers. सिर्फ अपने अर्बन एरिया, देखो नोड्स जो है ये मान लेते हैं ये हमारा सिटी है, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर सिटी, राइट. अब जो ए है वहां पर जो अर्बन ड्वेलर्स हैं, अर्बन ड्वेलर्स जो शहर में रह रहे हैं, उनको तो वो सपोर्ट कर ही कर रही है. बट उसके आसपास जो रूरल सेटलमेंट्स है ना, रूरल सेटलमेंट्स विल बी अ हिंटरलैंड है. देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है. हिंटरलैंड क्या है? हाउ आर सिटीज आर नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसमें पॉइंट आ सकता है. सिटीज एक्ट्स एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ओनली टू अर्बन dwellers but also to people of the rural development in their hinterlands in return for food and raw material. This functional relationship between urban and rural settlements takes place through transport communication network. वो क्या कह रहे हैं कि अर्बन dwellers की जो नीड्स हैं उनको भी फुलफिल कर रही है एक सिटी, रूरल सेटलमेंट्स हैं उनकी भी नीड्स को फुलफिल कर रही है इन रिटर्न फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीज ही दुनिया चला रही है. यहाँ से जो हमारे पास ये रूरल एरियाज है, यहाँ से हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है. इसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके क्या है जो सिटीज है, दे आर सेंडिंग इट बैक टू द विलेजेस. द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. और ये हो क्यों पा रहा है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है. अगर वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाया, यहाँ पे सर्विसेज हैं, गुड्स सर्विसेज हो रही है, बट अगर वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाए तो क्या फायदा, राइट. तो अब यहाँ पर आ गया the importance of the interdependence of cities and rural areas, the urban settlements and rural settlements. Third point पे आ जाते हैं, rural and urban settlement different in terms of social relationships, attitude, outlook, तीनों चीजें बहुत different होती हैं. rural people are less mobile. They are less mobile मतलब वो यहाँ से they are not commuting daily. वो रोज दूर नहीं जा रहे हैं किसी इंडस्ट्री में काम करने. देखो look, let me as simple as that. आप किसी अर्बन एरिया की बात करो तो आपकी 9 to 5 की लाइफ है. तो आप 9 बजे जा रहे हो, 5 बजे वापस आ रहे हो, उसमें ही और मैनेजिंग योर लाइफ, सो यू डोंट रियली हैव टाइम टू इंटरेक्ट विद द पर्सन अराउंड, एंड द पर्सन अराउंड ऑल्सो इज लिविंग द सेम लाइफ. रूरल पीपल आर लेस मोबाइल, तो उनके सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा इंटीमेट होते हैं. दे आर मोर कनेक्टेड विद द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट डोर. इन अर्बन एरियाज ऑन द अदर हैंड वे ऑफ लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बड़ी फास्ट होती है, इसलिए सोशल रिलेशनशिप्स हमारे क्या है, फॉर्मल रहते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. अब रूरल सेटलमेंट दिस इज इंपॉर्टेंट. अभी हमने क्या किया, अभी मैंने हैमलेट का टॉपिक छोड़ा था वहाँ पर, वो हैमलेट का टॉपिक आपके पास यहाँ पर आ जाएगा. टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ बिल्डअप एरिया. कितना बिल्डअप एरिया है, कितना बिल्डअप एरिया है, कितना इंटर हाउस डिस्टेंस है. दो चीजें देखो, कितना बिल्डअप एरिया है, कितना इंटर हाउस डिस्टेंस है. बिल्डअप एरिया है कि मैंने कितनी जगह में अपना घर बना रखा है, दैट इज माई बिल्डअप एरिया. और मान लेते हैं ऐसे ही किसी और इंसान ने घर बना रखा है, तो आप दोनों के घर के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसके बेसिस पे रूरल सेटलमेंट्स को डिफाइन किया जाता है. इसके बेसिस पे रूरल देखो डिफाइन नहीं किया जाता है,
क्लासिफाई किया जाता है। इन इंडिया कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड, आपके पास सबसे पहला आ गया है कॉम्पैक्ट, क्लस्टर्ड, इसको एग्लोमरेटेड भी कहा जाता है। इन इंडिया कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेजेस ऑफ फ्यू हंड्रेड हाउसेस इज रादर यूनिवर्सल फीचर। यूनिवर्सली क्या है कि विलेजेस में कॉम्पैक्ट है, क्लस्टर्ड विलेजेस है, और नदर्न प्लेस में तो आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। देखो क्यों मिल जाएगा, कनेक्टेड, वैसे वी गोइंग टू स्टडी इट लेटर तो वहाँ पे करते हैं, बट द पॉइंट इज नदर्न प्लेन्स में आपको क्लस्टर्ड विलेजेस क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर द सॉइल इज फर्टाइल, तो वहाँ पर सेटलमेंट ज़्यादा है, पीपल आर क्लस्टर्ड, पीपल आर वेरी क्लोज टू इच अदर, न्यूक्लिएटेड आपको सेटलमेंट्स में देखने को मिलेंगे। हाउएवर देयर आर 7 एरियाज व्हिच हैव अदर फॉर्म्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, सात ऐसी सेवरल ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर डिफरेंट अलग टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स एंड कंडीशंस, बहुत सारी फैक्टर्स और कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के लिए। इसमें इंक्लूडेड क्या है, आपके पास फिजिकल फीचर्स में आगे कि भैया टेरेन कैसा है, ऑल्टीट्यूड कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। लुक, वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हमने बात की कम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेजेस की, हमने कहा कि नदर्न प्लेन्स में बड़ी कॉमन है, फिर हमने कहा बहुत सारी फैक्टर्स और कंडीशंस होती हैं जो रूरल सेटलमेंट्स को डिफाइन करते हैं। फिजिकल फीचर्स, अगर आपका टेरेन ही अलाउ नहीं कर रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपका ऐसा टेरेन है तो यहाँ पे जिस इंसान ने घर बना लिया वो कहाँ जाएगा, नॉट पॉसिबल नो। तो आपका टेरेन ही अलाउ नहीं कर रहा है कि आप क्लस्टर्ड रहें। अब अगर आप नदर्न प्लेन्स की बात करें, देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर वी हैव क्लस्टर्ड है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो जब द लैंड द टेरेन इज अलाउइंग अस टू हैव अ वेरी क्लोज हाउसेज, बड़ी एग्लोमरेटेड हाउसेज अगर वो हमें अलाउ करे तो हम वहाँ पर बना सकते हैं। अगर अगर आप यहाँ पे देखो तो टेरेन ही अलाउ नहीं कर रहा है, और अगर आप इससे भी पूरी टेरेन में चले जाएं तो वहाँ पर तो फिर आपको क्या मिलेगी, डिस्पर्स्ड मिलेगी। डिस्पर्स्ड क्या होती है, वी विल स्टडी इन दिस ओन वीडियो। आपने बात किया फिजिकल फीचर्स, नेचर ऑफ टेरेन, एल्टीट्यूड क्या है, क्लाइमेट क्या है, वाटर की अवेबिलिटी। अब देखो वाटर की अवेबिलिटी, कनेक्ट दिस विद, हम राजस्थान की बात करेंगे, इस चीज को दिमाग में रखना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इन राजस्थान आपको एग्लोमरेटेड, आपको क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगी। कल्चर एंड एथनिक फैक्टर्स भी करते हैं। देखो कल्चर एंड एथनिक फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, हम जब हम हैमलेट पढ़ेंगे या फिर जब हम सेमी क्लस्टर्ड पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे होता है, कि कैसे जो मेजर डोमिनेटिंग क्लास होती है वो सेंटर ऑफ द विलेज में रहती है, और जो बाकी क्लासेस होती हैं दे आर फोर्स्ड either willingly or sometimes they are forced to move to the periphery of the village। अब इससे क्या होता है, इससे सेमी एग्लोमेरेटेड सेटलमेंट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया फॉर नाउ, नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, व्हेन विल स्टडी द टॉपिक यू विल गेट इट। सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट, रिलीजन, सिक्योरिटी फैक्टर, सिक्योरिटी फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, लोग साथ साथ रहते हैं। डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड रॉबरीज, तो देखो सिक्योरिटी फैक्टर्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको नागालैंड के एरियाज में मिल जाएंगे। रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली पुट इनटू 4 टाइप्स, 4 टाइप्स में आप रूरल सेटलमेंट्स को डिफाइन कर सकते हो। क्या, क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड, न्यूक्लिएटेड, या फिर सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड, या फिर हैमलेटेड, या फिर डिस्पर्स और आइसोलेटेड। ये 4 टाइप्स हैं, इन 4 टाइप्स को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो जो मैंने आपको चीजें कही थी कि दिमाग में रखना, तो प्लीज उसको दिमाग में रखिएगा। क्लस्टर सेटलमेंट्स पे आ जाते हैं। द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज अ कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया, कॉम्पैक्ट है, क्लोजली बिल्ट अप एरिया है। कहाँ पर, जनरल लिविंग एरिया डिस्टिंक्ट, इन दिस टाइप ऑफ विलेज जनरल लिविंग एरिया डिस्टिंक्ट सेपरेट फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म्स। क्या हो रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊँ तो मान लेते हैं दिस इज अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, यहाँ पर वो रह रहे हैं, तो जहाँ पर वो सारा विलेज रह रहा है और जहाँ पर उनके फार्म्स हैं दैट इज सेपरेटेड। देखो अगर आप हिली एरियाज में चले जाओगे तो ये इंसान का घर है और ये उसका फार्म है, ये फिर किसी दूसरे इंसान का घर है और ये उसका फार्म है। वेर एज अगर आप नदर्न प्लेन्स की बात करोगे तो जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं और जहाँ पर उनका फार्म है दैट इज डिफरेंट। ये पूरी आपकी सेटलमेंट है, दिस सर्कल शोज योर होल सेटलमेंट एंड दिस इज द फार्म दैट सराउंडिंग इट। तो व्हाट इट इज सेइंग इज, वो कह रहा है कि लिविंग एरिया डिस्टिंक्ट होता है, सेपरेटेड होता है फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म्स, बार्न्स एंड पास्चर्स, द क्लोजली बिल्ट अप एरिया और उसकी इंटरवीनिंग स्ट्रीट्स प्रेजेंट सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स, कई बार कुछ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स और ज्योमेट्रिक शेप्स वो शो करती है, जैसे कि रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को रेफर करोगे तो आपको वहां पर दिख भी जाएगा, वहां पर देयर वाज डायग्राम्स रिगार्डिंग इट, बट देखो देखते हैं। लीनियर क्या होगा, ये आपकी रोड है, दिस इज योर रोड, यहाँ पर आपकी सेटलमेंट्स बन गई ऑन द ईदर साइड्स, ठीक है, ये आपकी सेटलमेंट बन गई, दिस इज लीनियर। अब और क्या है आपके पास, रेडियल, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई जगह है, दिस इज द सेंट्रल टाउन, यहाँ से रेडिएट कर रही हैं सेटलमेंट्स, अगेन बड़ी क्लोजली हैं बट यहाँ से ऐसे रेडिएट कर रही हैं सेटलमेंट्स, ठीक है। अगर अब बात करें दूसरे की, किसकी, अब रेक्टेंगुलर की, मान लेते हैं ऐसे यहाँ पे कोई सेटलमेंट एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज योर वन रोड एंड दिस इज योर सेकेंड रोड,
यहाँ पर आपकी सेटलमेंट, यहाँ पर आपकी सेटलमेंट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर आपकी सेटलमेंट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर आपकी सेटलमेंट एग्जिस्ट कर रही है। तो रेक्टेंगुलरली आपकी सेटलमेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है सर, सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन। फर्टाइल एलुवियल प्लेन कहाँ है? पे नदल प्लेन्स की बात की जा रही है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। समटाइम्स पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेजेस। कॉम्पैक्ट विलेज में क्यों रहते हैं? सिक्योरिटी पर्पज के लिए, डिफेंस के लिए, जैसे कि बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया के बुंदेलखंड रीजन में लोग कम्पैक्टली क्यों रह रहे हैं? फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज। और नागालैंड, नागालैंड के बारे में मैंने अभी आपको तब भी बताया जब मैंने सिक्योरिटी रीजन की बात की थी। राजस्थान में क्योंकि वाटर की स्कार्सिटी है तो इट हैज नेसेसिटेड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट नेसेसिटी बन गई है, क्यों? देखिए मैंने आपको कहा था राजस्थान के बारे में याद रखना, वाटर की जब हम बात करें, वाटर स्कार्स है, वाटर की अवेलेबिलिटी है ही यहाँ, तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन, बिकॉज आपको सेटल वहां पर होना ही होना पड़ेगा, वहां के अलावा कहीं और पानी ही नहीं है। दूसरा, कॉम्पैक्ट ही सेटलमेंट बनानी पड़ेगी ताकि आप वाटर को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको, अच्छे से यूटिलाइज कर सको। दिस इज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। उसके बाद वी हैव सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स क्या होती है? दे रिजल्ट फ्रॉम अ टेंडेंसी ऑफ अ क्लस्टरिंग इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया और डिस्पर्स सेटलमेंट। मान लेते हैं यहाँ पर सेटलमेंट बनी हुई थी, दिस वाज योर रेस्ट्रिक्टेड एरिया, अब इसमें यहाँ पर भी सेटलमेंट बन गई तो ये सेमी क्लस्टर्ड होगी ना। This was where people live and this is where they have formed a, this was restricted area में जब सेटलमेंट बन जाते तो दिस इज सेमी क्लस्टर्ड। उसके बाद क्या है? या फिर डिस्पर्स सेटलमेंट। Tendency of clustering in restricted area of dispersed settlement. More often such patterns may also result from segregation. मैंने आपको बात बताई थी कि कैसे जो डोमिनेटिंग क्लास है वो सेंटर में हो जाती है एंड द पीपल हु आर मीनियल वर्कर्स या फिर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में जो रह जाते हैं, दे आर पुश्ड either willingly or sometimes they are pushed to the periphery of the settlement. Tendency of clustering in the restricted area of dispersed settlement. Most often such patterns often result from segregation or fragmentation of a large compact village. कोई बहुत बड़ा विलेज था, कॉम्पैक्ट विलेज था, वो सेग्रीगेट हो गया है, यहाँ पर ऐसे ऐसे माइग्रेशन हो गई है, यहाँ पर लोग चले गए हैं, यहाँ पर लोग चले गए हैं, तो इस सेग्रीगेशन की वजह से, इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स बन जाती है। इन दिस केस वन और मोर सेक्शन ऑफ द विलेज सोसाइटी चूज, या तो वो चूज कर रहे हैं जाना या फिर वो फोर्स कर दिए जाते हैं टू लिव a little away from the main cluster or the village. In such cases generally जो land owning या फिर dominant community होती है वो ऑक्यूपाई करती है सेंट्रल पार्ट ऑफ द विलेज, जो whereas वो लोग जो लोअर साइड ऑफ सोसाइटी में होते हैं या फिर मीनियल वर्कर्स होते हैं वो अदर फ्लैंक्स ऑफ द विलेज में सेटल कर जाते हैं। ऐसे सेटलमेंट्स आपको वाइड स्प्रेडली कहाँ मिलेंगे? आपको गुजरात प्लेन्स में मिलेंगे, आपको पार्ट्स ऑफ राजस्थान में मिलेंगे। दिस वाज सेमी क्लस्टर्ड। नाउ कमिंग टू नाउ कमिंग टू दिस हैमलेटेड सेटलमेंट। अब हैमलेटेड सेटलमेंट्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो समटाइम सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। कई बार क्या होता है, जो सेटलमेंट होती है वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है, एक यूनिट सेवरल सेवरल यूनिट्स जो है वो फिजिकली सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से। मतलब यहाँ पर कोई एक यूनिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक यूनिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई एक यूनिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो दिस इज हैमलेटेड। नाउ दीज यूनिट्स आर फिजिकली अवे फ्रॉम ईच अदर। कोई ट्राइब है, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, और दीज यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड पाना, पारा, पाली, नंगला, धानी एक्सेट्रा इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिस सेगमेंटेशन, ये segregation of a large village is often motivated by ethnic factors. कोई एक पर्टिकुलर क्लैन है, कोई पर्टिकुलर ट्राइब है, उसको रहना ही ऐसे है, या कोई पर्टिकुलर कास्ट है, कोई डोमिनेटिंग क्लास ऑफ पीपल है, उनको रहना ही ऐसे, साथ रहने तो उसके बीच में डिस्टेंस बन जाता है। सच विलेजेस आपको कहाँ मिलेंगे? मिडिल और लोअर गंगा प्लेन्स में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, और हिमालयाज की लोअर वैलीज में मिलेंगे। अब नाउ कमिंग टू डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट्स कौन सी होगी? डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया appears in forms of isolated huts or hamlets of a few huts in a remote jungle. रिमोट जंगल में कोई हैमलेट एग्जिस्ट कर रही है, कोई आइसोलेटेड हट एग्जिस्ट कर रही है, या फिर कोई आइसोलेटेड सेटलमेंट का पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है विद फार्म्स और पैस्टर्स ऑन द स्लोप। फार्म्स हैं, पैस्टर्स हैं, वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं? वो स्लोप पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक्सट्रीम डिस्पर्जन ऑफ सेटलमेंट। जब आपकी सेटलमेंट एक्सट्रीमली डिस्पर्स्ड है, इट इज ऑफन कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन फ्रेगमेंटेड है, लैंड रिसोर्स बेस और हैबिटेटेड एरिया अच्छा नहीं है। हिमालयाज में, उत्तराखंड में, देखो आपका ट्रेन ही तो आपको अलाउ नहीं कर रहा, एक घर यहाँ पर है, दूसरा घर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दे आर सो अवे फ्रॉम ईच अदर, आप साथ में रह ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं रह सकते हो? लेट मी पुट इट दिस वे। डिस्पर्स सेटलमेंट्स है कि बिल्कुल ही, देखो आपने देखा कि सबसे पहले आपने क्या देखा कि लेट से ये आपकी क्लस्टर्ड है, क्लस्टर्ड में देखो नाउ दिस पेन इज नॉट रियली वर्किंग, बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे कोई एक घर है और बड़े ये सट सट के बड़ी क्लोज क्लोज आपके घर बने हुए हैं, ठीक है, दिस इज क्लस्टर्ड।
अब ये यहाँ पे कोई सेटलमेंट है, यहाँ पे कोई ऐसे दूसरे सेटलमेंट एग्जिस्ट करने लगे, कोई तीसरे सेटलमेंट एग्जिस्ट करने लगी, या फिर इसी सेटलमेंट के अंदर जो मेन ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो सेंटर में है, बाकी जो है पेरिफेरी में थोड़ी बहुत सेटलमेंट्स एग्जिस्ट कर रही है। तो आपने कहा सेमी क्लस्टर है, ठीक है, वेरी गुड। फिर आपने क्या कहा कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कोई पर्टिकुलर क्लास अपने साथ रहना चाहती है, पाना पाली पारा, उन्होंने अपने हैमलेट्स बनाए और वो रहने लगे, ठीक है। अब बिल्कुल ही एक सेटलमेंट दूसरी सेटलमेंट से सेटलमेंट भी नहीं बन पा रही है, पीपल आर लिविंग रिमोटली, कोई एक हट है, कोई एक आइसोलेटेड हट है, कोई फ्यू हट्स हैं साथ में रिमोट जंगल में या फिर स्मॉल हिल्स में, फार्म्स में, पेस्टर्स में, स्लोप्स में, वो क्या होगी, डिस्पर्स्ड होगी, आइसोलेटेड होगी। एक्सट्रीम डिस्पर्जन ऑफ सेटलमेंट कॉज की ऑफ द एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन एंड लैंड रिसोर्स बेस ऑफ हैबिटेड एरियाज। मेघालय में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, केरला में आपको ऐसे सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। देखो हिली एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। We are done with rural settlements. Now getting to the next topic, that is urban settlements. Unlike rural settlements, urban settlements generally compact होती हैं, साइज में बड़ी होती हैं, engaged होती हैं variety of non agricultural activities, economic activities, administrative functions वो कर रही होती हैं। mentioned earlier cities जो हैं वो linked होती हैं rural area से, exchange of goods और services हो रहा होता है, directly हो रहा होता है या फिर series of market towns से हो रहा होता है। cities connected होती हैं directly या फिर indirectly with villages and also with each other. You can see the definition of towns in chapter 10 of the book फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, अच्छी बात है, बता दे भाई रूरल सेटलमेंट क्या होता है। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किए जा रहे हैं, साइज में बड़ी है, कॉम्पैक्ट है। अब आ जाते हैं एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट Towns flourished since prehistoric times in India, even in the times of Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization से जो हमारे towns, देखो towns की history अगर आप बात करो तो Indus Valley Civilization exist कर रहे हैं। हड़प्पन मोहनजोदारो existence में थे, they were towns, they existed in India. Following period has witnessed evolution of towns, but क्या जो आज का बॉम्बे है वो 50 साल के बॉम्बे जैसा है? क्या 50 साल में किस लेवल पर एवोल्यूशन हुआ है? क्या चंडीगढ़ की बात कर लो, आप दिल्ली की बात करो, what are the changes that have come? How have towns come into evolution? It continued with periodic ups and downs until the arrival of Europeans in India in the 18th century. On the basis of the evolution in different periods, Indian towns को classify कर दिया तीन चीजों में। देखो बेसिस समझना जरूरी है। हम क्या भागते हैं, हम भागते हैं बिल्कुल क्लासिफिकेशन की तरफ। हम ये नहीं देखते कि किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जा रहा है, और जब आप बेसिस समझ जाते हो तो क्लासिफिकेशन आपको अपने आप समझ आ जाती है। बेसिस क्या है, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीरियड, कि कौन से पीरियड में ये जो टाउन है वो एग्जिस्टेंस में आया है, वो इवॉल्व होकर आया है, वो चेंज होकर आया है, और क्यों आया है, क्यों नीड थी, क्यों वो टाउन बना। उस बेसिस पे इंडियन टाउन्स को क्लासिफाई किया जा रहा है तीन चीजों पे, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। आ जाते हैं अब इस पे। एंशियंट टाउन्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स ऑफ टाउन्स होते हैं इंडिया में विच हैव अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्पैनिंग ओवर 2000 years, 1,100,000 of course. Most of them developed as religious and cultural centers. इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, वाराणसी। देखो एंशियंट टाउन्स कौन से, वो टाउन्स हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एग्जिस्ट करते हुए हैं, 2000 साल पुराने टाउन्स हैं। वो रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स थे एंड दे डेवलप्ड एज अ रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स। वाराणसी बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है। आप प्रयाग की बात करें इलाहाबाद में, आप पाटलिपुत्र की बात करें प्रेजेंट डे पटना, प्रयाग इज इलाहाबाद, मदुरई आर सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एंशियंट टाउन्स इन इंडिया। एंशियंट टाउन्स के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, क्या कि दे डेवलप्ड एज अ रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स, और फिर आपने एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। कौन से हैं, वाराणसी आपको देखने को मिला, प्रयाग आपको देखने को मिला, पाटलिपुत्र एंड मदुरई। मेडिवल टाउन्स क्या है, अबाउट 100 ऑफ द एग्जिस्टिंग टाउन्स हैव द रूट्स इन मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में कैसे, वो राजाओं के, किंगडम्स के हेडक्वार्टर्स की तरह डेवलप हो गया है, हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज एंड किंगडम्स। देयर आर 4 टाउन्स व्हिच केम अप ऑन द र्यून्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के र्यून्स पे, र्यून्स क्या मतलब, एंशिएंट टाउन्स जब खत्म हो गए तो उनके ऊपर 4 टाउन्स बने। इंपॉर्टेंट में से कौन से आ जाते हैं, दिल्ली आ गया, हैदराबाद आ गया, जयपुर आ गया, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाउन्स। अगर आप अब मॉडर्न टाउन्स की बात करें तो द ब्रिटिशर्स एंड द अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। जो ब्रिटिशर्स हैं और यूरोपियंस हैं उन्होंने इंडिया के अंदर भी बहुत सारे टाउन्स की डेवलपमेंट की है। स्टार्ट उन्होंने कहाँ से किया था, देखो अब यहीं से आपको पता चल जाता है, दिस इज योर इंडिया। तो सब इन्वेजन पहले आ कहाँ से रही है, स्टार्टिंग अगर आप बात करो तो इन्वेजन आ तो कोस्टल एरिया से रही है। अब यहाँ पे कहाँ टाउन बनाएंगे, गोवा में बनाएंगे, पुडुचेरी में बनाएंगे। तो स्टार्टिंग देयर फुट होल्ड ऑन द कोस्टल लोकेशन, द फर्स्ट डेवलप्ड ऑन द ट्रेडिंग पोर्ट सच एज सूरत, दमन, गोवा, पुडुचेरी एक्सेट्रा। जो ब्रिटिश थे उन्होंने लेटर कॉन्सोलिडेट किया अपना 3 प्रिंसिपल नॉर्ड्स पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये 3 प्रिंसिपल नॉर्ड्स हैं एंड बिल्ड देम इन ब्रिटिश स्टाइल में डेवलपमेंट। तो आज भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ब्रिटिश स्टाइल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, रैपिडली एक्सटेंडिंग देयर डोमिनेशन ईदर डायरेक्टली और थ्रू